नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, शुगर, जूट पर चर्चा करूंगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध या 20वीं सदी के आरंभिक दशक से हम भारत में विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। मशीनों पर आधारित आधुनिक उद्योगों की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आधुनिक उद्योगों में वस्त्र या कपड़ा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग एवं जूट उद्योग प्रमुख है। वस्त्र या कपड़ा उद्योग। बम्बई में कावस जी नाना भाई ने 1853 ईस्वी में कपड़ा मिल स्थापित किया। बम्बई में आवश्यक कच्चा माल, आर्द्र जलवायु, सस्ता श्रमिक वर्ग तथा कपड़े के लिए तैयार मंडी सभी कुछ था। इसलिए बम्बई में ही सूती कपड़ा उद्योग का आरंभ हुआ। सूती कपड़ा उद्योग ने पहले पहल पारसी गुजराती उद्योगपतियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 1860-65 ईस्वी तक अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास के मूल्यों में बहुत तेजी आई और पीछे अत्यधिक मंदी, जिसके कारण उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1870 ईस्वी के पश्चात उद्योग की अवस्था सुधरी और 1879 ईस्वी तक सूती कपड़ा मिलों की संख्या 56 हो गई, जिसमें लगभग 43,000 लोग काम करते थे। 1905 ईस्वी तक भारत में 206 सूती कपड़ा मिलें हो गई, जिसमें करीब 1,96,000 लोग काम करते थे। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कई अवरोधों का सामना करना पड़ता था, जैसे लंकाशायर और मैनचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा, भारतीय साम्राज्ञी द्वारा लगाया गया पक्षपाती कर और उत्पादन कर। 1879-80 के बीच विदेशी माल को मुक्त रूप से भारत में आने की अनुमति, यूरोपीय स्वामित्व तथा यूरोपीय प्रभावित बैंक उद्योग द्वारा दीर्घकाल के ऋण की सुविधा प्राप्त न कराना, रेलवे लाइनों का एक पक्षीय विस्तार जिससे आवश्यक मंडियों तक माल नहीं पहुंचता था तथा रियायती दर का माल वहन भी नहीं मिलता था, विदेशी तथा आयात की गई मशीनों पर निर्भर होना, ब्रिटिश शासन के कारण राज्य का संरक्षण न मिलना। इन सभी अवरोधों के होते हुए भी भारतीय उद्योगपतियों ने अपनी दक्षता से मैदान नहीं छोड़ा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग को कुछ प्रोत्साहन मिला। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय उद्योग का भाग्य भारतीय स्वतंत्रता के भाग्य से जुड़ा है। भारतीय उद्योगपति कांग्रेसी नेताओं को वित्तीय तथा नैतिक समर्थन देते रहे। 1944 ईस्वी में सूती वस्त्र का कुल उत्पादन 485 करोड़ गज पहुंच गया। विभाजन के समय भारत में 423 कपड़ा मिलें थीं, जिनमें से 408 भारत के हिस्से में आईं तथा 15 पाकिस्तान के हिस्से में आईं। लोहा एवं इस्पात उद्योग। 1873 ईस्वी में झरिया में बराकर आयरन वर्क्स खुला। 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एवं 1923 ईस्वी में भद्रावती में मैसूर आयरन स्टील वर्क्स नामक कारखानों की स्थापना हुई। इन कारखानों की स्थापना से लोहे तथा इस्पात उद्योग का विकास भी द्रुत गति से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला। उत्पादन एवं मांग दोनों में वृद्धि हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का और विस्तार हुआ और 1918 ईस्वी में आसनसोल के समीप हीरापुर नामक स्थान पर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा एक कारखाना स्थापित किया गया। 1922-23 ईस्वी में कड़ी विदेशी प्रतियोगिता के कारण इस उद्योग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। कड़ी विदेशी प्रतियोगिता के कारण इस उद्योग को 1922 ईस्वी में सरकार से संरक्षण के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। 1924 ईस्वी में इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया, जो 1937 ईस्वी तक बना रहा। संरक्षण के फलस्वरूप यह उद्योग निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता गया। 1939 ईस्वी तक भारत अच्छी किस्म का 10 लाख टन से भी अधिक कच्चा लोहा तैयार करने लगा। 1947 ईस्वी तक भारत ने 25 लाख टन से ऊपर इस्पात का उत्पादन किया।
चीनी उद्योग। भारत में इस उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ गुड़ उद्योग भी बहुत विकसित था। गन्ने की बनी वस्तुओं का निर्यात भी विदेशों में होता था। 1903-4 ईस्वी में विश्व में उत्पादित कुल चीनी का लगभग आधा भारत में ही तैयार होता था। 19वीं शताब्दी के मध्य काल तक इंग्लैंड में उपभोग की जाने वाली चीनी का लगभग 1/4 भाग भारत से ही प्राप्त होता था, किंतु बाद में भारतीय चीनी उद्योग को बाह्य प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और उद्योग का विकास अवरुद्ध हो गया। जावा और ईस्ट इंडीज की सस्ती चीनी से प्रतियोगिता बढ़ गई। इससे चीनी उद्योग को आघात पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। 1931 ईस्वी में भारत में स्थित 30 चीनी मिलों ने लगभग 1,58,000 टन चीनी का उत्पादन किया। 1932 ईस्वी में संरक्षण प्राप्त होने से चीनी उद्योग का और अधिक विकास हुआ। फलस्वरूप 1936 ईस्वी में 135 चीनी मिलों ने 9,19,000 टन चीनी का उत्पादन किया। 1940 ईस्वी तक भारत में 161 चीनी मिलें स्थापित हो गईं। जूट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग के जूट की पहली मिल बंगाल के श्रीरामपुर के समीप रिसरा में 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। कच्चे पटसन की सहज प्राप्ति, ब्रिटिश प्रबंध अभिकर्ताओं से पर्याप्त मात्रा में वित्त और कलकत्ता बंदरगाह इत्यादि की सुविधाओं के कारण सरकारी संरक्षण के बिना भी इस उद्योग का विकास काफ़ी तेजी से हुआ। 1882 ईस्वी में 20 जूट मिलें थीं जो अधिकतर बंगाल में थीं और उनमें लगभग 20,000 लोग काम करते थे। 1901 ईस्वी में 36 से भी अधिक जूट मिलें थीं जिनमें 1,15,000 लोग काम करते थे। जूट उद्योग की अधिकांश मिलें अंग्रेजों ने ही लगाई थीं। सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई और 1919 ईस्वी में बिरला जूट कंपनी की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध से इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला और इसने अच्छी उन्नति की। युद्ध के बाद भी यह समृद्धि काल जारी रहा। 1929 ईस्वी में महान मंदी के कारण इस उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंची तथा इसका विकास रुक गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने फिर इस उद्योग को जीवन प्रदान किया। उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। 1940 ईस्वी के बाद घनश्याम दास बिरला ने अनेक कंपनियों को खरीदकर अपना व्यवसाय बढ़ाया और तभी से जूट उद्योग में भारतीयों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना अंग्रेजों ने वित्तीय पूंजीवाद अर्थात निवेश पर अधिक लाभ की दृष्टि से स्थापित किए। फिर भी विदेशी व्यापारियों के अधीनस्थ सहायक के रूप में भारतीयों के पास पूंजी जमा होती गई और वे भी उद्योगों की स्थापना हेतु आकर्षित हुए, परंतु भारतीय उद्योगपतियों को सरकारी प्रतिद्वंदिता का भी सामना करना पड़ा और उनका प्रवेश सीमित क्षेत्रों में हुआ। वस्तुतः वैश्विक एवं आंतरिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इनके संबंध बदलते रहे और विषम वातावरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास संभव हो सका। उल्लेखनीय यह है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण लाभ वाली इकाइयों में विदेशी निवेश ही अधिक था। वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें पूंजीपतियों की अंशधारिता विदेशियों से अधिक रही। धन्यवाद।